नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। इस समय सर जब चुनाव हो रहे हैं तो कई सारी चीजें भी उसके साथ में चल रही हैं। एक तरफ जहां वन नेशन वन इलेक्शन की बात होना शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि ये सिर्फ मोदी जी का एक सिगूफा है, क्योंकि मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द देश और विदेश का मीडिया केंद्रित होता जा रहा है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जो जरूरत है ऐसे मुद्दों की। इसके अलावा एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर के आती है, 7 बिंदुओं की बात करती है, वहीं भाजपा अपना घोषणा पत्र लेकर के आती है हरियाणा के लिए। उसमें 20 सूत्रीय जो है वो गारंटियां पेश कर रहे हैं, संकल्प दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये सारी चीजें तो चर्चा में है ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नेता प्रतिपक्ष, देश के नेता प्रतिपक्ष, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का वायरस है। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, अपनी जनसभा में राहुल गांधी को बकायदा वायरस कहते हुए उनको कोट किया है, जो उन्होंने अमेरिका में बात कही उसको लेकर के। सर, शुरुआत तो मैं इसमें आपसे ये समझना चाहता हूं कि भाषा की ये जो स्थिति है, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को वायरस कहना, उसके उसको लेकर के जिस तरीके की भाषा भाजपा के तमाम नेताओं ने अब तक इस्तेमाल की है, क्या वो प्रधानमंत्री उसके आगे की कड़ी जो है वो प्रधानमंत्री ने दिखाई है? इसमें कुछ भी नया नहीं है राय साहब। अगर आप प्रधानमंत्री जी का पिछले 2 कार्यकाल देख लें तो ऐसी कोई शालीनता की कोई ऐसी सीमा नहीं बची जो उनको निकृष्टतम दर्जे पर ना लेकर के गई। वो चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, चाहे वो सामान्य संवाद की बात हो, वो देश के अंदर हो, विदेश के अंदर हो, तो प्रधानमंत्री के तो 100 खून माफ हो। प्रधानमंत्री तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसका कोई आधार हो या ना हो, उसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे का सारा मीडिया जिस तरीके से पूंछ हिलाता है और उसी का महिमा मंडन में लग जाता है। जो भी प्रधानमंत्री हो सकता है, जो वायरस कहा है, वायरस को ही बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता दे। इनका कुछ नहीं पता, शर्मनिरपेक्षता की वो हदें पार कर चुके हैं ये लोग। अब समस्या क्या है राय साहब कि देखिए, जो लोकतंत्र की जो बेसिक बुनियाद है ना, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा होती है। आप मेरे से उसमें अच्छे तरीके से compete कर रहे हैं, मेरिट्स पे compete कर रहे हैं, गवर्नेंस पे compete कर रहे हैं, विजन पे compete कर रहे हैं, डिलीवरी पे compete कर रहे हैं। वो स्थिति तो बची नहीं। इनकी ट्रेनिंग में गवर्नेंस का जी भी नहीं समझाया जाता इनको, पूरी आरएसएस में किसी को नहीं पता। तो इनकी क्या है कि केवल और केवल निकृष्ट दर्जे के संवाद, घटिया इस तरह के आरोप और लांछन। आपने याद है आपको चुनाव में क्या कहते थे कि आपके घर में 2 भैंस होंगे तो एक भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। कहां लिखा हुआ था ये? मतलब कोई तो हद होती होगी ना, कि कोई झूठ की, फरेब की, मक्कारी की कहां से आई वो चीज? और वो सारा मीडिया उसको दिखा रहा है, और उसके जरिए एक हिंदू मुस्लिम का वर्टिकल डिवीजन खड़ा करने की कोशिश तब भी की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी को वायरस कहना, अमेरिका में क्या बोल दिया राहुल गांधी ने? कुछ झूठ बोला है, कुछ गलत कहा है, मेरिट में बात कर ले, करें बहस। सवाल ये नहीं है राय साहब, सवाल कुछ और है। जो पिछले 10 दिन से, जब से राहुल गांधी यूएस गए थे और जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में उनको ट्रैक्शन मिली, जो आपने कहा, और उसके बाद जो इनकी जो बंद मुट्ठी थी, जो ये अपने मीडिया के थ्रू जिसको प्रचार करते फिरते हैं विश्व गुरु का, वो मुट्ठी एक्चुअली खुल गई। इतनी घटिया बातों के ऊपर, मतलब सिखों को ये कह दिया कि उनको ये नहीं होगा, वो ये गुरुद्वारे नहीं जा सकते। उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा हो गया या हो जाएगा। उन्होंने उस सिचुएशन की कल्पना करके एक चीज को आर्टिकुलेट किया था। और तमाम नेशनल चैनलों की जो शो कार्ड है, उनकी हालत देखी थी आपने? 1-2 चैनल पे तो मेरी भी कहा सुनी होगी, तो आप क्या बकवास कर रहे हैं? तो ये किसी के हाथ की बात नहीं है, ये एक नैरेटिव है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी जो बी टीम, सी टीम जो बकवास करती है, जीप काट के 20 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, या दादा दादी वाला हाल होगा, ये वैसे नहीं है। इसका जो पूरा कमांड एंड कंट्रोल है वो दिल्ली से है। वो बाकी सब तो मोहरे हैं, ये मान के चलिएगा। इस भारतीय जनता पार्टी में मोदी उनकी आईटी सेल के इशारे के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता है, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर के। ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। और जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमने चिट्ठी लिख दी खड़गे साहब ने, और उसका देख लिया क्या हासिल किया। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको कोई भी चिट्ठी लिख दे उसका जवाब आता था। और ये कोविड का भी जवाब नहीं देते थे, तब भी स्वास्थ्य मंत्री से जवाब दिलवाते थे। मतलब विपक्ष के नेता की चिट्ठी का भी जवाब प्रधानमंत्री को ना देना, और उसके लिए नड्डा साहब को आगे करना, ये इनकी वो मानसिकता दर्शाता है, अहंकार दिखाता है कि इनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। और उसमें जिस तरह की घटिया बातें कही गई हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं,
वो क्या कह रहे हैं कि देश के विपक्ष के नेता के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए? नड्डा साहब के जवाब तो यही कह रहा है कि करनी चाहिए। तो मतलब कहाँ ले आए हैं नैरेटिव को, समझ से बाहर है ऐसा। बिल्कुल, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को बेसिकली उनकी हत्या कराने जैसी धमकी दे रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा हाल भी वही होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। एक देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जो है वो शहादत दी थी और उसको धमकी की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब प्रधानमंत्री और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके तरफ से ऐसी भाषा का आना वाकई ये बड़ा सवाल है। बहरहाल हम थोड़ा सा चुनाव की तरफ चलते हैं, हरियाणा के चुनाव को लेकर के, जिसके लिए हमने हेमंत सर से निवेदन किया था अपना समय देने के लिए। सर, शुरुआत तो मैं मनोहर लाल खट्टर साहब से करना चाहता हूँ। मनोहर लाल खट्टर साहब की खूब चर्चा हो रही है, अब उनका भतीजा दांव दे गया, वो तो कांग्रेस के साथ शामिल हो गया। राय साहब, मनोहर लाल जी का कौन भाई कौन भतीजा? वो तो मौके के खेल है। मनोहर लाल जी के खुद के पल्ले क्या है? आज कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, आज एक साधारण काम कीजिए। कौन भतीजा कौन, वो तो किसी को मानते ही नहीं थे। आपको ध्यान होगा ना, जो उनका प्रचार था कि मैं तो किसी परिवारवाद से ऊपर हूँ, सारी चीजें हैं। और उसके बाद उसका जो इतिहास है, किसको क्या लगाया, वो भी सारी डिटेल जनता के पास है। हालत आज ये है कि कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल दो काम करने चाहिए। मनोहर लाल जी को पूरे हरियाणा में घुमा दीजिए एक बार, और सेकंड फॉलोअप के लिए एक बार मोदी जी को घुमा दीजिए। फिर आप माइक्रोस्कोप के जरिए बीजेपी को ढूंढते रह जाएंगे। हरियाणा में आज हालत ये है। भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति इस चुनाव में हो रही है, आप केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं राय साहब दिल्ली में बैठ के। अगर आपको मैं बताऊं कि उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा और कहां पे नहीं घुसने दिया जा रहा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो आज हालत है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उनकी कंस्टिट्यूंसी आपको ध्यान होगी नारायणगढ़ होती थी। नारायणगढ़ के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी को घुसने नहीं दिया जाता, वोटिंग की जाती है उसकी। नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद आप जाइएगा नारायणगढ़ से आगे, अनिल विज गृह मंत्री, सीनियर मोस्ट लीडर बीजेपी के, उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में रोज हो रही है, डेली विदाउट फेल हो रही है। उसके बाद आप चले जाइए हांसी के अंदर, जो कोर पंजाबी वोट बेल्ट है, इसमें कहीं जाट नहीं, केवल किसान। हांसी के अंदर ये हो रहा है। भवानी खेड़ा हमारी रिजर्व कैटेगरी कंस्टिट्यूएंसी है एससी की, वहां पर उनकी रोज जुलूस निकल रहा है। उकलाना के अंदर जो जेजेपी का कैंडिडेट लेकर के आए थे, उसको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, और ये बीजेपी के हैं सारे। और अगर आप इनके तत्कालीन सहयोगी जो पहले अग्निवीर हैं, श्रीमान दुष्यंत चौटाला, उनकी हालत तो और भी दयनीय है। वो अपने उचाना कंस्टिट्यूएंसी के जो बड़ा गांव है छात्र, उसके अंदर घुस नहीं पा रहे, वहां भी उनकी हुटिंग होगी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो जो मनोहर लाल करके गए काम, आप कमाल देखिए ना, प्रधानमंत्री सभा कर रहे कुरुक्षेत्र में, उनकी बेल्ट में सभा है, जीटी रोड बेल्ट में। मनोहर लाल खट्टर केंद्र में 8वें नंबर के मंत्री हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी से 20 किलोमीटर पे सभा हो रही है, और मनोहर लाल का ना फोटो है, ना वो मंच पर मौजूद है। मोदी की सभा की बात कर रहा हूं, और ना किसी भी वक्ता ने मनोहर लाल का नाम दिया, नाम ही नहीं लिया, जिक्र ही नहीं किया 9.5 लाख के चाचे का। तो भारतीय जनता पार्टी की हकीकत ये है राय साहब। जी। सर, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के घोषणा पत्र आए। पहले तो जरा मैं एक आपसे समझ लूं सर, दोनों के घोषणा पत्र में क्या विशेष रहा, क्या खास रहा, अगर हम हरियाणा के लिहाज से बात करें, क्योंकि एक तरफ 7 गारंटियां, दूसरी तरफ 20 सूत्रीय संकल्प। तो 7 वादे पक्के इरादे का नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया, भाजपा ने संकल्प पत्र का नाम दिया। क्या खास मिल रहा है इन दोनों घोषणा पत्रों के हिसाब से हरियाणा को? राय साहब, घोषणा पत्र की बात करने से पहले मैं दो चीजें आपके दर्शकों के लिए बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। मैं एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हमेशा फ्रीबीज और मुफ्तखोरी के बहुत सख्त खिलाफ हूं, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे भारतीय जनता पार्टी करे। सरकार का काम सुशासन होता है, सरकार का काम होता है ग्रास रूट पे डिलीवरी करने का, और सरकार का काम होता है विकास करने का। केवल ये जो फ्रीबीज है, मैं व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ हूं, सैद्धांतिक तौर पर, बाकी चाहे कोई कुछ भी करता रहे। और एक हरियाणा जैसा प्रदेश जिस पर 1966 से लेकर 2014 तक केवल 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, वो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने बढ़ाकर 3,17,000 करोड़ ऑलरेडी कर दिया है। 70,000 कितने सालों का? 48 साल का, और 10 साल के अंदर 3,18,000 करोड़। एक तो ये तथ्य समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, और बेसिकली इसमें से 20 मुद्दे अगर आप बात करें बीजेपी के जो संकल्प स्थापित थे, उनमें से 5 तो कांग्रेस की चोरी की हुई है। क्योंकि वो कांग्रेस कहीं भी वो बात करती है तो ये क्या बोलते हैं आपको पता है? कि ये तो रेवड़ी बांट रहे हैं, मुफ्तखोरी करा रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए कल जो घोषणा पत्र जारी किया दिल्ली में,
उसमें उन्होंने 2,000 रुपए की घोषणा की महिलाओं को, बेटियों को। बीजेपी वैसे तो रेवड़ी के खिलाफ है, मुफ्तखोरी के। भाजपा ने कल जो मैनिफेस्टो घोषित करना था वो कल नहीं किया, उसको आज कर दिया, और वो 2,000 से बढ़ाकर 2,100 कर दिया। अब मेरा राय साहब आपसे साधारण सवाल है कि 10 साल से आप सत्ता में थे, तब आपने कोई महिलाओं को चवन्नी दी है क्या? एक नया पैसा दिया हो? अब 2,100 की जरूरत कहां पड़गी? और क्या ये रेवड़ी नहीं है? एक बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि हम जो है 6 IMT बनाएंगे, जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप होती है, 6 नई बनाएंगे। उनसे कोई ये पूछे कि पिछले 10 साल में आपने एक बनाई है कोई? 10 साल में एक नहीं बनाई, उसका नाम बता दो। सर वो 6 है कि 10 है? 10 है, 10 को IMT इंडस्ट्रियल IMT 10 के लिए बोला है ना उन्होंने? 6 कहिए, जहां तक मेरा ध्यान है, जो अच्छा, मैंने सुना ठीक है, 6 क्या था। ठीक है, बिल्कुल। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि साहब हम जो ये गरीबों का जो इलाज है, 1,08,00,000 जो मरीजों के कार्ड बने हुए आयुष्मान के, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त कर देंगे। राय साहब आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा शासन है, जो 5 लाख की सुविधा है, वो पिछले कई महीने से बंद पड़ी है। कारण कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ था उसका 300 करोड़ रुपया ड्यू है। तो वो जो मरीज बेचारे जिनके कार्ड बने हुए हैं, जो गरीब हैं, अस्पताल तो उनकी ओपीडी भी नहीं कर रहे, इंडोर की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और जो सरकार 5 लाख का हिसाब नहीं रख सकती, वो 10 लाख का कैसे रख देगी? ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है। कहते हैं हम बेटियों को गांव में स्कूटी देंगे, स्कूटी बच्चे को पढ़ने वाली को। आज तक उन्होंने साइकिल दी है क्या 10 साल में? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? उसके अलावा इनका कोई भी वायदा आप देख लीजिए, कोई भी वायदा खोल के देख लीजिए, क्या कहते हैं, मतलब इनकी मैं तो हैरानी करता हूँ। कहते हैं कि हम 8 की बजाय हमने 24 फसलों पर MSP कर दिया हरियाणा में, अभी घोषणा की थी, आपको ध्यान होगा। और हर खरीद सीजन के ऊपर किसान बेचारे आंदोलन और प्रदर्शन करते हैं कि हमारी फसलें पिट रही है। अगर आप इतने किसानों की हितैषी हैं, जो कि मोदी जी क्लेम करते हैं, तो किसान वो जो बैठे हुए हैं वहां पर बॉर्डर्स के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं? MSP की गारंटी दे दीजिए। तो उसका कहीं जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने किया अपने घोषणा पत्र में MSP गारंटी, ये उससे साफ मुकर नहीं किया इन्होंने। ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र तक नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम अगर आए तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मौजूदा 3,000 से बढ़ा के 6,000 कर देंगे। ये भाई क्या कह रहे हैं कि अगर हम आए तो प्रोपोर्शनेट बढ़ाएंगे जो महंगाई दर की। मेरा केवल साधारण सवाल आपसे है कि जो अभी आप जो कर रहे हैं, जो महिलाओं को जो देंगे 2,100 रुपए पर मंथ, इसका आपको खर्च पता है कितना साल का? 20,000 करोड़ रुपए है हरियाणा सरकार के पास पैसा। 20,000 करोड़ रुपए बीजेपी कह रही है, क्योंकि उसको देना नहीं, सीधी सी बात है। और कांग्रेस कहे तो रेवड़ी है। फिर साहब ये कहते हैं कि हम 900 जो सिलेंडर है, गरीबों को 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। मेरा आपसे एक साधारण सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में कई प्रदेश है, कितनों में दे रहे हैं 500 रुपए का? और अगर यहां दे सकते हैं तो पहले क्यों नहीं दिया? अब क्यों कह रहे हैं? इस योजना पर, केवल एक इस योजना पर साल का 900 करोड़ रुपया खर्च आएगा। क्या हरियाणा सरकार उस पोजीशन में है? जवाब है ना। जो किसी भी जो आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हर पार्टी के, कांग्रेस में भी वो यूं ही लागू, कांग्रेस भी कोई घर से नहीं देगी। और जब आप इस तरह की फ्रीबीज देते हैं राय साहब, तो उसमें गवर्नेंस बैक सीट ले लेती है। फिर आप इन फ्रीबीज को, जो आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति, कर्नाटक की स्थिति है, उस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। अब कांग्रेस ने कह दिया कि 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे। क्यों देंगे भाई मुफ्त? क्यों मांग रहा है क्या? तो सवाल ये नहीं, एक पॉपुलिस्टिक अप्रोच के जरिए आप एक बार तो सत्ता में आ जाएंगे, उसके बाद भुगतेगा कौन? भुगतेगी जनता। जब आपको क्वालिटी पावर नहीं मिलेगी, पावर कट्स लगेंगे लंबे, तो ट्रांसफार्मर में रोज फ्लक्चुएशन हुआ करेगी, क्योंकि पैसे से ही हो रहा है। जो चीज पैसे से खरीद रहे हैं आप, उसको मुफ्त में कैसे दे देंगे? कुल मिलाकर के राय साहब, अगर इस घोषणा पत्र को आप देखेंगे बीजेपी के, बाकी तो बहुत बातें इसमें करने की, ये कंप्लीटली ऊंची दुकान और फीका पकवान। और मैं तो कहूंगा फीका भी नहीं है, पकवान है ही। और अगर और आगे बढ़ेंगे तो आगे दौड़ और पीछे चौड़। आप 2014 का इनका घोषणा पत्र उठाइए कोई सा, और उसमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। 10 साल हो गए अब तो। एक मेडिकल कॉलेज जो इन्होंने सरकारी चालू किया, वो उसका नाम बता दे बीजेपी। एक का, दूसरे का नहीं कह रहा। हरियाणा में जिले तो 22 है। 10 साल के शासन के बाद जो सरकारी मेडिकल कॉलेज इन्होंने चालू किया हो, उसका नाम बता देंगे, छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था 2014 में कि हर
शिक्षित बेरोजगार को 9,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वो सॉरी, वो क्या बोलते हैं आप उसको, 9,000 रुपए का जो देते हैं, क्या स्टाइफंड कह इस लीजिए, टाइप। बेरोजगारी हाँ। भत्ता, बेरोजगारी भत्ता कितनों को दे दिया आज तक, उनका संख्या बता दे 2014 से आज तक। तो जो पिछले वादों की ये स्थिति है, अब आज का जो इन्होंने संकल्प पत्र, जिसको आप गारंटी कह रहे थे तमाम से, संकल्प पत्र है इनका नाम, इसके अंदर इन्होंने, आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे, मैं भेज दूंगा आपको, उसमें कहीं सुशासन का नाम नहीं। सरकार किस लिए बनाते हैं? आप सुशासन के लिए बनाते होंगे। सुशासन का नाम नहीं, भ्रष्टाचार को हटाने का नाम नहीं। इसका मतलब भ्रष्टाचार हट चुका है, या हरियाणा में भयमुक्त भ्रष्टाचार एक इस्टेब्लिश्ड फिनोमिना है, क्योंकि एचपीएससी के चेयरमैन। सर मैं एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ। वो अभी युवाओं और रोजगार की बात हो रही है, इन्हीं की एजेंसी की अभी जो जिसका आरोप लगता है पेड एजेंसीज होने का जिन पर, उन्हीं की एजेंसी ने ये कहा था कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब जो घोषणा इन्होंने 20 पॉइंट जो दिए हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के हम नौकरी देंगे। अब ये जो बिना पर्ची खर्ची का जिक्र कर रहे हैं, एक तो जरा बताइएगा सर कि क्या जमीनी हकीकत है, क्योंकि ऐसा बार बार सुना जाता है। अभी नायब सिंह सैनी भी कह रहे थे अपने भाषण में। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर, और साथ में वो अप्रेंटिसशिप जिसकी बजट में घोषणा कर दी गई है, उसको ये यहाँ पर फिर से बता रहे हैं। यानी आपने एक बार बजट में कह करके तो आप अपनी पीठ थपथपा ही रहे हैं, अब उसी बजट के आंकड़े में से चुरा के आप यहाँ पे आपने आंकड़ा डाल दिया है कि 5 लाख हम ये भी करेंगे। आपने ये जस्टिफाई तो नहीं किया है कि वो बजट के अलावा हम इस 5 लाख के अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या एक तरीके से भ्रम की स्थिति भी नहीं फैलाई जा रही है? ये राय साहब एक आंकड़ों का भ्रमजाल है। मैं तो आपसे एक साधारण सवाल पूछ रहा हूँ। हरियाणा एक बहुत छोटी स्टेट, यहाँ पर जो कुल सरकारी स्वीकृत पद है वो 3.5 लाख। ठीक, आज की तारीख में जो हरियाणा कौशल रोजगार विकास निगम के तहत 1,20,000 बच्चे जो हैं, सरकार ने क्या कहा उनको कि उनको रेगुलराइज नहीं करेंगे, उनकी जॉब सुरक्षा कर देंगे। वो भी लागू नहीं हो पाया। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? वो आपको 14 तारीख को क्यों याद आया, जब अगले दिन वो लगनी थी, क्या बोलते हैं इसको, आचार संहिता लगनी थी? एक बात। दूसरी बात, अब कह रहे हैं कि 2 लाख रोजगार। में कह रहा हूं 10 साल से आप सत्ता में थे ना, और 3.5 लाख में से 2 लाख खाली पड़े। आप ही कह रहे हैं, मैं राय साहब तो कह नहीं रहे। तो ये 2 लाख रोजगार खाली क्यों थे? हरियाणा सरकार के पद खाली क्यों थे? और जब इनको भरोगे तो क्या उनको तनख्वाह नहीं देनी? अगर 2 लाख पदों को भरते हो तो आपको हर साल 900 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिएगा, है आपके पास? और अगर वो करने की मंशा होती तो पहले क्यों नहीं किया? आपने कहा 5 लाख नए रोजगारों की बात करेंगे। 5 लाख रोजगार की बात बहुत बढ़िया एक फिगर हो सकता है। मोदी जी ने भी 2 करोड़ हर साल दिए थे, याद होगा आपको 2014 में। आज तक उसका हिसाब नहीं है, कोई हिसाब तो देते ही नहीं। अब जो 5 लाख की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर जो रोजगार कब मिलेगा? जब बाहर का निवेश होगा। और आज हरियाणा निवेश में देश में सबसे फिसड्डी है, जो औद्योगिक निवेश होता है। तो जब नया उद्योग ही नहीं लगेगा तो 5 लाख, आप 50 लाख कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आप कहिए 50 लाख दे देंगे, ना एक को लग मिलना ना 5 लाख को मिलना, तो रहने तो बेरोजगारी है ना वो। तो इस तरह की स्थिति है। आज नड्डा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी रोहतक के अंदर, लफाजी करने के तो माहिर है सारे। उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर मोदी जी के शासन में हरियाणा में रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ गया, 9 गुना। मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और हरियाणा की ट्रबल इंजन सरकार, ये डबल इंजन कहते हैं, मैं ट्रबल इंजन कहता हूं, उस ट्रबल इंजन सरकार ने हरियाणा में 1 मीटर, किलोमीटर नहीं कह रहा, मीटर, 1 मीटर मेट्रो बिछाई हो, 1 मीटर, या 1 मीटर नई रेलवे लाइन बिछाई हो? बता दे वो 9 गुना बजट कहां चला गया राय साहब? लफाजी ने कुछ भी कह दिया। मैं तो मूल सवाल, बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे आपने क्या काम किया, बता दीजिए। कर्ज को लेके आप 70,000 से बढ़ा के 3,18,00,000 करोड़। आपकी नेट डिलीवरी ग्राउंड पे क्या है? आपकी हेल्थ फैसिलिटीज की स्थिति क्या है? आप किसी मुद्दे पर आ जाइए। लफाजी एक चीज है, डिलीवरी दूसरी चीज। 5,000 स्कूल बंद हो गए साहब, ये शिक्षा का प्रचार करेंगे। जो बच्चों की रूटीन की स्कॉलरशिप थी वो बंद कर रखी है, उनमें घोटाले हो गए। और अब क्या कह रहे हैं कि एमबीबीएस और दूसरे जो कोर्सेज बच्चे बाहर करते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। पहले पिछली का तो हिसाब कर लो, वो घोटालों को तो कर लो। अब ये क्या कह रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग बात और, आप दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में लाइफलाइन क्या है आपकी? अरावली की ग्रीनरी। श्रीमान जी के घोषणा पत्र के अंदर आपको पता है क्या है? कि दिल्ली के चारों तरफ अंतरराष्ट्रीय जंगल सफारी बढ़ाई जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अरावली को टच भी नहीं कर सकते, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है। इनकी कल्पना कीजिए, अरावली के संसाधनों की डकैती
पहले वहां पर इलीगल माइनिंग 10 साल से चल रही है, खरबों रुपए की, सरकारी संरक्षण में। आपको ध्यान होगा डीएसपी को बावर्दी मार दिया था वहां पे खनन माफिया ने, ध्यान होगा ना। तो उस तरह आज तक कुछ नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, पूरे हरियाणा में लूट मची हुई। और ये क्या कह रहे हैं कि हम अरावली के अंदर सफारी बनाएंगे। सफारी बनाने के लिए और देश थोड़ा है क्या? दिल्ली के आसपास कितनी ग्रीनरी बची है, और उसमें भी आप सफारी बनाने चल पड़ेंगे तो क्या होगा? तो ये इनकी लफाजी और लैक ऑफ विजन ये दर्शाता है कि इनको केवल केवल बड़े बड़े सपने बेचने। आपको ध्यान होगा 2014 में मुख्यमंत्री जो थे श्रीमान मनोहर लाल, उनके शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाना था। मनोहर लाल बता दे स्मार्ट सिटी बन गया क्या करनाल? 10 साल तो हो गए जी। ठीक, ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों का भी हुआ था। चुनाव में वादा कुछ और किया गया और अब वहां स्थिति क्या है वो वहां के लोग बता रहे हैं कि किस स्पीड से उसको काटा जा रहा है। तो ये चीजें हैं। सर मैं जल्दी जल्दी 2-3 चीजें और पूछ लेना चाहता हूं आपसे। सर जिस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी ने की है भाई, वो अपने 7 गारंटियों में उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को, सबको कवर किया है। इसी तरीके का घोषणा पत्र जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलेक्शन था तब भी आया था, लेकिन लोग उससे जुड़ नहीं पाए। क्या हरियाणा में जुड़ेंगे लोग? ये रायसा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपका है। मुझे तो हरियाणा की स्थिति कुछ और लग रही है इस बार। आप हरियाणा में आओगे तब देखोगे। मुझे लगता है हरियाणा के लोग इस बार घोषणा पत्र की परवाही नहीं कर रहे। उन्होंने एक सूत्रीय एजेंडा बना लिया कि इस बार बीजेपी का इलाज ही कर देना है फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इसीलिए आप देखिए ना, मनोहर लाल कहां दिख रहे हैं आपको? होटलों में मीटिंग कर रहे हैं चुप छुपा के, कहीं पब्लिक में कहीं देख रहे हैं आप उनको? जबकि 9.5 साल सत्यानाश करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब उनको प्रचार से भी दूर कर लिया गया है, चुपके चुपके कर रहे हैं। सारी टिकटें उन्होंने बांटी हैं, रणनीतिकार भी वही है। फिर क्यों नहीं आ रहे बाहर? उनका तो मेन फेस होना चाहिए। और नायब सिंह सैनी भावी मुख्यमंत्री है। बीजेपी का खेल जनता समझ चुकी है, और टू दैट एक्सटेंट समझ चुकी है राय साहब कि इनके साथ जो व्यक्ति इनका साथ भी दे सके ना, उसको भी उस लायक नहीं छोड़ेंगे। आप दुष्यंत चौटाला का हाल देख रहे हैं, 90 सीटें हैं साहब। पिछली बार उनकी 10 आई थी, अगर इस बार खाता भी खुल जाए तो आप देखिएगा केवल किस बात का कि ये बीजेपी के पास जाएंगे। वही हाल मुझे लग रहा है कि अब से कुछ दिन पहले जब मैं और आप बात कर रहे थे, अभय सिंह चौटाला की पार्टी थोड़ी सी उठती हुई दिखाई दे रही थी कि शायद कुछ 5-4 सीटें बढ़ेंगी उनकी, चल जाए। पिछली बार तो एक ही थी। जैसे ही गोपाल कांडा ने ये कहा उनके साथ अलायंस होने के अगले दिन कि साहब हम और अभय सिंह जी सारे मिल मिला के और बीजेपी की हैट्रिक बनवाएंगे, गोपाल कांडा का भी बेड़ा गर्क है, सिरसा में पूछ लीजिए फोन करके। और मुझे लगता है कि वो इन लोगों को भी ना ले बैठे। तो जो बीजेपी का खुद का छोड़िए, उनको तो कोई घुस नहीं दे रहा। जो बीजेपी के संभावित सहयोगी या पिछले सहयोगी भी है, जनता उनका भी इलाज करने के चक्कर में। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने ठीक है जो भी गारंटी जारी करी और करी। मुझे लगता है फ्रीबीज की बजाय, हरियाणा का आदमी फ्रीबी नहीं चाहता, जो जरूरतमंद है उसको दे दीजिए आप। 300 यूनिट बिजली फ्री का मैं, और आप क्या करेंगे? बेहतर ये आप क्वालिटी बिजली दे दीजिए, राउंड दी क्लॉक बिजली दे दीजिए, वोल्टेज प्रॉपर हो। ये तो बात है। सबको 300 यूनिट देंगे तो बिजली बोर्ड का बिठा बैठ जाएगा। तो व्यवहारिक वादे करने चाहिए। और हरियाणा की जनता बेसिकली क्या है कि मुफ्त खोज नहीं है। हरियाणा की जनता को जो 10 साल का सत्यानाश हुआ है उसको सुधार करके जो गवर्नेंस का एक नया मॉडल, क्योंकि हरियाणा एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और हिंदुस्तान की शान है, दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, एक मॉडल स्टेट हो सकता है। ये जो स्टेट था, अगर आपको ध्यान हो 2014 तक तमाम सोशल इंडिकेटर्स पर टॉप में था, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट और तमाम चीजें। आज वो जो खुशहाली का एक वो था प्रतीक हरियाणा, वो आज कंगाली का कबूतर है। किस लिए? केवल और केवल दिन सुबह से लेकर रात तक मनोहर लाल ने इवेंटबाजी के अलावा कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के परम चेले हैं। जो मोदी करते हैं वही ये करते हैं। वो दिन में 4 वेश बदलते हैं तो ये भी बदलते हैं। वो कोई कपड़ा दोबारा नहीं पहनते तो ये भी नहीं पहनते हैं। वो खुराक भी वही तमाम महंगी महंगी जो 30-30 हजार रुपए किलो की सब्जियां है वो खाई गई, जो लोग बताते हैं। 30 हजार रुपए किलो की सब्जी आपने सुनी है कभी? तो वो सारे जो शौक थे इवेंटबाजी, दिन सुबह से रात तक, नेट डिलीवरी वाज 0। और उसी से आजीज आकर के आज हरियाणा के लोग, मुझे तो लगता है घोषणा पत्र पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं। दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स बीजेपी फॉर ऑल टाइम्स। आज हरियाणा में स्थिति है। सर अगर पूरा चुनाव संचालन खट्टर को ही कराना था, खट्टर से ही कराना था, तो 6 महीना पहले हटाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? फिर तो बतौर मुख्यमंत्री खट्टर साहब
ज्यादा प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ा सकते थे? जरा एक लाइन में बताइएगा, फिर आम आदमी पार्टी के एक सवाल पर आता हूं मैं आपसे। राय साहब, इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझना पड़ेगा। मनोहर लाल खट्टर को अगर हटाया तो फेलियर मनोहर लाल ही थे या उनकी पूरी टीम थी? इंडिविजुअल कभी फेल नहीं होता, एक हेड ऑफ स्टेट फेल नहीं होता, वो और उसकी पूरी टीम फेल होती है। और मोदी जी ने हटाया किसको? सिर्फ मनोहर लाल खट्टर को। पूरा सीएम ऑफिस, पूरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे का सारा अमला यूं का यूं है जो इनको नायब सिंह सैनी को दहेज में दे दिया गया। आइसोलेशन में मनोहर लाल को बदलने का मतलब क्या? ही वाज द ग्रॉसली इनकम्पिटेंट मैन, यही हुआ ना। और सर लेकिन गुजरात में तो ये फॉर्मूला बड़ा हिट है इनका। नहीं, टीम वही है। आप समझिए, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और आपका सारा स्टाफ मेरे वाला हो, आप क्या करेंगे? जब तक आपको अफसरों का सरकार अफसर चलाते हैं। और मनोहर लाल को क्यों हटाया गया था? कि गवर्नेंस फेल हुई, सरकार की पॉपुलर परसेप्शन फेल हुई, वही इसी कारण हटाना है, कोई और कारण नहीं। और वो क्या मनोहर लाल का ही था सिर्फ, या उनका पूरा मशीनरी थी? लेकिन ये तो टेस्टेड है ना इनका सर, ये फॉर्मूला तो टेस्टेड है ना। गुजरात में तो इसका बहुत फायदा लिया इन्होंने कि बार बार वो हटा करके मुख्यमंत्री को और फिर सीटें बढ़ाते रहे लगातार। नहीं, मुख्यमंत्री हटाना एक पक्ष है, मुख्यमंत्री के प्रति हेटले उड़ाना दूसरी बात। हरियाणा के अंदर बीजेपी और मनोहर लाल से नाराजगी नहीं है साहब, आप गलत सोच रहे हैं। आप फील्ड में आके देखिए, हरियाणा के अंदर बीजेपी और मनोहर लाल के प्रति नफरत है आज की तारीख में। जो मनोहर लाल ने जो बयानबाजियां की हैं, जब किसान आंदोलन चल रहा था, पता है आपको क्या कह रहे थे? लट उठा लो। कोई मुख्यमंत्री लोगों को कहता लट उठा लो। कोई महिला रोजगार के लिए कहती है कि साहब एक फैक्ट्री लगवा दो, तुम्हें चंद्रयान में भेज देंगे। कोई सम्मान स्वरूप फरसा दे रहा है आपको, मोमेंटो, तेरी गर्दन काट दूंगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। तो मनोहर लाल ने जिंदगी में कभी कोई पटवारी को तो कोई जानता नहीं था, उनको बना दिया मुख्यमंत्री। तो वो जो सत्ता थी, वो दम्भ था, जो अहंकार था, और मैं तो इसको कहता हूं कि एरोगेंस ऑफ इनकम्पिटेंस है जी। इनकम्पिटेंस की भी एरोगेंस होती है, और उसके जिंदा मिसाल अगर कोई है तो मनोहर लाल है, और पूरा हरियाणा इस बात को जानता है। सर चलते चलते आम आदमी पार्टी की एक बार बात कर लें। आम आदमी पार्टी भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, जमीन पर क्या स्थिति दिख रही है? कुछ फायदा नुकसान या किसी और को कुछ फायदा नुकसान होने की संभावना? देखिए, अभी तक तो राय साहब ये है कि अभी केजरीवाल साहब आए नहीं, मोमेंटम किस तरीके का उनके चुनाव का कोई दशा और दिशा नहीं किसी भी तरीके की। पिछली बार उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, आपको पता है 0.48% वोट आई थी, लेस देन नोटा। इस बार क्या है कि क्योंकि मल्टीपोलर कंटेस्ट हो गया है, पांच गुना मुकाबला तो सीधा ही है। कांग्रेस, बीजेपी, अपने इनेलो, जेजेपी और आप, 5 गुना तो सीधा है। फिर कुछ असंतुष्ट खड़े हैं दोनों पार्टियों के। तो मल्टीपोलर कंटेस्ट के अंदर 2-4 सीट, पिछली बार उसकी आम आदमी पार्टी की सभी 46 सीटों पर जमानत जमती थी। इस बार जो स्थिति है ग्राउंड पे, वो ये है कि कंप्लीटली भाजपा विरोधी लहर है हरियाणा के अंदर। और ऐसा कोई भी सिस्टम जो कांग्रेस के इकोसिस्टम को नुकसान करता हो, वो फिलहाल कामयाब होता दिखाई नहीं देता। इतना जरूर है कि केजरीवाल साहब ने अब इस्तीफा दे दिया है, वो हरियाणा में एक्सटेंसिव प्रचार करेंगे। तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि पहले तो हमें वेट करना चाहिए कि उनको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। आज की तारीख में ये है, जिस तरह के कंटेस्ट हो रहे हैं मल्टीपोलर, उसमें 5-4 जगह पे हो सकता है, सीट जीतने की बात मैं नहीं कर रहा, हो सकता है 5-4 सीटों पर जमानत बच जाए आम आदमी पार्टी। तो वो जमानत बचेगी तो किसका लाभ होगा, किसकी वोट कटेंगी, वो सीट टू सीट वेरी करेगा। अभी बैठ के ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एक्स की नुकसान करेंगे या वाई की करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वैश्य समुदाय से आते हैं, और वह समुदाय ट्रेडिशनली हरियाणा के अंदर बीजेपी का वोटर है, आरएसएस का वोटर है। और केजरीवाल एज ए मैन वैश्य समुदाय की अस्मिता का अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मूल रूप से वो हरियाणा में चुनाव लड़ने की डेस्परेशन भी वही है। और अपनी वो पिछली बार चर्चा हुई थी, जमानत में बाहर आने का भी एक बहुत बड़ा कारण हरियाणा में अलग चुनाव लड़ने का है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी 5-4 दिन जब वो घूमेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, ग्रास रूट पे क्या चेंजेस आते हैं, तो उस पर हम फिर लगातार बात करते रह सकते हैं। आज की तारीख में यही है कि कुछ सीटों पर हो सकता है जमानत बच जाए। चलिए, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा उनकी पार्टी के लिए कुछ संजीवनी का काम जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे इन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए, और हमारे दर्शकों को हरियाणा चुनाव को लेकर के काफी कुछ स्थितियां जो है स्पष्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।